हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। देखो, आपको हर एक स्टेप पे मैं आगाह कर रहा हूँ, आप लोगों को सजग कर रहा हूँ कि एनटीए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। उड़ीसा का जो सेकंड पेपर हुआ था वहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था कि जीएन रामाचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड विद प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। पूरा एक क्वेश्चन आया था जिसका आंसर था प्रोटीन, और जीएन रामाचंद्रन जी आपके सामने ये रहे। हर एक यूनिट से पहले आपको एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं, 10 यूनिट्स है, 10 साइंटिस्ट है। वो आपके अर्नेस्ट मायर हो या फिर कैथरीन निसाव हो, जीएन रामाचंद्रन जी हो, मेल्विन कैल्विन हो या फिर अल्फेंसो कॉटी हो, इधर पंचानन महेश्वरी जी हो या फिर वॉटसन एंड क्रिक हो, स्वामीनाथन जी हो या फिर आपको हर्बर्ट बॉयर और लास्ट वन रामदेव मिश्रा जी देखने को मिलो। इन सभी का क्या क्या एक इम्पोर्टेंट योगदान रहा है पूरे कंप्लीट साइंस में। इन यूनिट्स के अंदर उन्होंने क्या क्या वर्क किया है उस पर बेस कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, 1 to 2 वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। इस पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वॉटसन एंड क्रिक पे जो एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनता है, कुछ एक लोगों को ही शायद पता होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 to 3 मिनट्स के अंदर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, पर आपको करना ही है। इसे छोड़ करके जाने की गलती बिल्कुल मत करना आप लोग, बिल्कुल नहीं। क्या है देखें इधर। सबसे पहले जो अर्नेस्ट मायर है, जिनको 20वीं शताब्दी का डार्विन भी बोलते हैं, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ट्रिपल क्राउन प्राइज इनको मिले थे। कौन कौन से थे? क्रैफोर्ड प्राइज है, बाल्जन प्राइज है और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी है। अच्छे से याद होना चाहिए। कैथरीन निसाव के बारे में बात करते हैं तो लेडी साइंटिस्ट हैं, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स इनकी बुक है। कर्ली टॉप वायरस जो फ्लोएम टिश्यू से स्प्रेड होता है वो उन्होंने डिस्कवर किया था। पीटर रेवन ने इनकी प्रेज भी की थी। कर्ली टॉप वायरस जो फ्लोएम टिश्यू से स्प्रेड होता है, तो ट्रांसपोर्टिंग जो एलिमेंट है उनके बारे में इन्होंने बता दिया था, मतलब क्या प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। प्लस अर्नेस्ट मायर 100 ईयर्स तक जीने वाले अंकल, याद रखने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि इनको किसी तरीके से ऑनर नहीं किया जा रहा है। 99 ईयर्स तक जीने वाले आंटी, ठीक है। आफ्टर दैट जीएन रामाचंद्रन जी, जिन पे बेस क्वेश्चन पूछा गया है। रामाचंद्रन प्लॉट बायोपॉलीमर्स की इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन देता है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर आता है, जब अपने किसी भी बायोपॉलीमर की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर वो आता है। प्रोटीन कौन सा था? कोलेजन प्रोटीन, ये पूछा जा सकता है। कौन सी स्ट्रक्चर थी? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने स्टडी किया था। प्रोटीन जो कोलेजन प्रोटीन है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है जिसकी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर इसको स्टडी किया गया। फिर आ जाइए मेल्विन कैल्विन, जिन्होंने लाइट कैसे हार्वेस्ट की जाती है और उससे कैसे एटीपी बनता है, मतलब जो लाइट एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, वो पूरा कंप्लीट लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताया। प्लस उसके अलावा CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसका पूरा पाथवे, हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिराए गए थे उसके जो रेडियो एक्टिविटी वाला पॉइंट था, वो रेडियो एक्टिविटी वाले को एनालाइज करके कि वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन अभी भी देखने को मिल रही है, तो प्लांट के अंदर भी क्या पाथवे ट्रैक किया जा सकता है क्या, उसके बिहाफ पे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे एसिमिलेट होती है वो पूरा डिफाइन कर दिया था। कार्बन एसिमिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है मेल्विन कैल्विन। और लास्ट वन अल्फेंसो कॉटी, जिन्होंने ऑर्गन ऑफ कोटाई जो अपने कोक्लिया के अंदर अपने सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको डिस्कवर किया था। वर्क तो इन्होंने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द रेप्टाइल्स से स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे इन्होंने इनका ध्यान ऑडिटरी सिस्टम की तरफ गया और उन्होंने ऑर्गन ऑफ कोटाई को डिस्कवर किया। अल्फेंसो कॉटी इनका नाम है। 12th NCERT के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर पंचानन महेश्वरी जी दिए गए हैं, जो एक बॉटैनिस्ट हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे इन्होंने वर्क किया। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर में इनका पूरा वर्क है। एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी, इसी वजह से टैक्सोनॉमी पे एक बेसिस बना कि इन बेसिस के बिहार पे भी अपने प्लांट ग्रुप्स को जो है वो फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। और लैब के अंदर जब इन्होंने एम्ब्रियो डेवलप करवाया तो सिमिलर काइंड ऑफ IVF टेक्निक्स अपने आज एनिमल्स के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। जेम्स वॉटसन क्रिक, जो मैं बोल रहा था, DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड द रेप्लिकेशन स्कीम, स्पेसिफिकली क्रिक के बारे में लिखा हुआ, उससे पहले इंटरलेट करके वॉटसन एंड क्रिक दोनों ने ही दिया था ये। मार्च 1953 DNA डबल हेलिक्स मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट DNA डबल हेलिक्स मॉडल कब आया था? मार्च 1953, याद रखना। 1953 हर किसी को याद होता है। मार्च 1953 आपको यहाँ पे साइंटिस्ट के जस्ट नीचे दिया हुआ है। एक्स डिफ्रेक्शन डेटा और चारगाफ रूल दोनों के बेस मान करके ये दिया गया था। 2 बेसिस से दोनों के दोनों अच्छे से ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इधर लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट दिया था MS स्वामीनाथन जी ने। स्कूल ऑफ द साइटोजेनेटिक्स एंड द रेडिएशन रिसर्च, नॉर्मन बॉरलॉग के साथ मिलकर ग्रीन रिवोल्यूशन का कोलैबोरेशन इन्होंने किया था, जिसमें से वीट की मैक्सिकन वेराइटीज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत सक्सेसफुल रहा ये ग्रीन रिवोल्यूशन। हर्बर्ट बॉयर, जिन्होंने इकोलाई के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया और बोला कि ये कट लगाते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस पे और स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। वही पैरेलल के अंदर कोहेन ने पर्टिकुलर सेल के अंदर प्लाज्मिड को देखा और जो प्लाज्मिड था वो फ्लोट करता है जो जीनोमिक DNA से अलग होता है और उसके अंदर काट छांट की जा सकती है। तो पूरा कंप्लीट इन्हीं दोनों डिस्कवरी पे बेस्ड थी पूरी बायोटेक्नोलॉजी, जिसे आप RDNA टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको स्प्लाइसिंग से इंटरलेट कर लिया गया कि
एनिमल्स के अंदर खुद की सेल के अंदर जब स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है, इट मीन्स उनके अंदर कुछ ना कुछ कांट छांट होती है, वही कांट छांट फिर यूज़ की गई आरडीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो हर्बर्ट बॉयर जिन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस को डिस्कवर किया, कोहन जिन्होंने प्लाज्मिड को डिस्कवर किया, बाद में स्प्लाइसिंग पे दिमाग लगाते हुए इन्होंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इनका यूजेस बताए थे। आफ्टर दैट रामदेव मिश्रा जी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बीएचयू के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्रोडक्टिविटी, सक्सेशन, इन सभी के बारे में इन्होंने डिटेल जो है बताया, इकोसिस्टम के बारे में डिफाइन किया। और इन्हीं की वजह से आज एक जो मिनिस्ट्री चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 के अंदर स्टैब्लिश्ड हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सभी 10 साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है 1 बाय 1 आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारे कंट्रीब्यूशन आपको अच्छे से याद रखने हैं और ज़्यादा समय नहीं लिया मैंने आपका, बट इनको छोड़ करके जाने की गलती बिल्कुल मत करना। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कैसा रहा ये सभी 10 साइंटिस्ट। विद इन कुछ मिनट्स के अंदर, विद इन फ्यू मिनट्स आपने इसको रिवाइज कर लिया है। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।